हे दोस्तों, ओपरा विनफ्री एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। उनकी जो माँ थी वो एक सिंगल टीनेज मदर थी जिन्होंने बस 18 साल की उम्र में ओपरा को जन्म दिया था, जिनके पति ने उनको छोड़ दिया था। इसलिए घर के जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। और बात बस पैसे की ही नहीं थी। ओपरा को बचपन से ही काफी ज्यादा परेशान किया जाता था। इनफैक्ट उन्हें बचपन में ही सेक्सुअली मोलेस्ट भी करा जाता था और 14 साल की एज में ही वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी ना। इतनी उम्र में जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा पैदा होते ही मर गया। वैसे तो ओपरा का बचपन बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा था, लेकिन एक चीज थी जो उनको पसंद थी। जिस चीज का शौक उनके अंदर बचपन से था वो था एक्ट्रेस बनने का शौक ना। ऑब्वियसली उनके घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बाहर जाके इस गोल को चेस कर सकती थी। उनके घर में कोई उनको सपोर्ट भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठी बुक पढ़ रही थी तब उन्हें एक एलिस वॉकर की बुक मिली, द कलर पर्पल नाम की। जिस बुक को जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो इस बुक की स्टोरी से वो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। स्पेशली जब उन्होंने ये एक लाइन पढ़ी कि ओ गॉड, आई एम ओनली 14, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, प्लीज हेल्प मी। ये लाइन और ऐसी कई सारी चीजें थी जिस वजह से उनको ये बुक बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। वो ऑब्सेस्ड हो गई थी इस बुक से और इसीलिए फिर वो अपनी फैमिली के हर मेंबर्स को, फ्रेंड्स को ये बुक गिफ्ट में देती थी। ऐसे ही कुछ सालों बाद एक न्यूज आई कि हॉलीवुड के एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द कलर पर्पल जो बुक थी ना उसके ऊपर ही एक मूवी बना रहे थे। और बस ये सुनने के बाद ओपरा का जो दबा हुआ एक्ट्रेस बनने का सपना था वो जागने लग गया। इनफैक्ट उन्होंने सबको ये बोलना शुरू कर दिया कि वो इस मूवी में एक्टिंग करेगी ना। सब उनकी बातों को मजाक में लेते थे, इग्नोर कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को मजाक में नहीं लिया। वो इस मूवी का पार्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करने लग गई। तभी एक कास्टिंग एजेंट का कॉल उनको आया और उन्होंने बताया कि मून सॉन्ग नाम की एक मूवी है जिसकी ऑडिशन चल रही है, जिसके लिए ओपरा को जाना चाहिए ना। ओपरा काफी एक्साइटेड थी, इसलिए वो चले गई। और जब इसकी ऑडिशन की बारी आई और जब वो लाइन पढ़ने लग गई ऑडिशन में, तब उन्हें पता चला कि ये जो मून सॉन्ग नाम की मूवी है ना, वही मूवी द कलर पर्पल की ही स्क्रिप्ट है। उनको इस बुक का एक एक कैरेक्टर, एक एक मूवमेंट सब याद था। इसलिए जब उन्हें द मेन कैरेक्टर सोफिया की एक लाइन बोलने बोला गया तब उन्हें लगा कि ये तो पूरी यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा साइन है। बिकॉज वो कई सालों से एक्टर बनना चाहती थी और वो इस बुक से ऑब्सेस्ड भी थी। इसलिए उनके अंदर और ये बिलीव आ गया कि पक्का उन्हें ये रोल मिलेगा ही मिलेगा। जिसके बाद वो खुद को इस रोल में इमेजिन करने लगी, अपने सक्सेस के बारे में सोचने लगी। बट फिर बहुत टाइम बीत गया, उनको कोई भी कॉल नहीं आया। बातों बातों में उनको पता चला कि इस मूवी के लिए ना कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी, वो लोग ऑडिशन दे रही थी। जिसके बाद फिर उनके अंदर सेल्फ डाउट आने लग गया। उनको ये लगने लग गया कि वो बहुत ज्यादा मोटी है, इसीलिए शायद उनको रोल नहीं मिलेगा। जिसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना वेट लॉस करने जाएंगी। एक फैट फार्म नाम की जगह है, वहां पे जाएंगी। और फिर वो वहां पे गई भी। लेकिन जब वो वहां पे गई ना, तभी उनके पास एक स्ट्रेंज सा कॉल आया। ये कॉल किसका था पता है? स्टीवन स्पीलबर्ग का, जिन्होंने ओपरा से खुद कहा कि मुझे पता चला है तुम फैट फार्म गई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज जरूर बोलूंगा, वहां जाके ये चीज का ध्यान रखना कि तुम वेट लूज ना करो, क्योंकि मुझे इस रोल के लिए एक थोड़ी मोटी एक्ट्रेस ही चाहिए। ये सुन के उनके पूरे होश उड़ गए। बिकॉज हाँ, उनको वो मूवी मिल गई, जिसके बाद फिर वो एक सक्सेसफुल एक्टर, एक बहुत ही फेमस टेलीविजन होस्ट, प्रोड्यूसर और इवन एक बहुत फेमस ऑथर बनी। देखो दोस्तों, यहाँ ओपरा ने ना मेहनत, टाइम, एनर्जी, वो सब चीजें जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती है वो सब उन्होंने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये सक्सेस को अचीव करने के लिए, ऑथर बोलते हैं, एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज करा जो कई लोग मिस कर देते हैं। क्या है वो सीक्रेट? वेल, द सीक्रेट बुक के ही ऑथर बोलते हैं इसका सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत डिबेट करते हैं कि ये रियल भी है कि नहीं है। और मैंने भी कई सारी बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये रियल होता है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इन अ वे ये काम करता है। कैसे एग्जैक्टली काम करता है? वेल, उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था, यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट हाँ, इन अ वे ये काम करता है। बट जैसा ज़्यादातर लोगों को लगता है वैसा नहीं कि बस आप सिर्फ सोचते रहोगे अच्छी अच्छी चीज़ें होना और वो हो जाएगी। नहीं, वैसा नहीं है। इसके पीछे भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ साइंस है, जो आपको भी धीरे धीरे इस वीडियो में भी समझ में आएगा। देखो, ट्रेडिशनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए 3 सिंपल स्टेप दिए गए हैं, जिसमें से स्टेप नंबर 1 है आस्क, स्टेप नंबर 2 है बिलीव और स्टेप नंबर 3 है रिसीव। यानी सबसे पहले जो चाहिए, यानी अगर सिंपल वर्ड्स में आपको जो भी चीज़ चाहिए अपनी जिंदगी में, उसके बारे में सोचो, फिर उसे मांगो और फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर नेपोलियन हिल भी बताते हैं कि डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। जब तक आप कोई चीज़ डिजायर नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। जब तक आप यूनिवर्स से मांगोगे ही नहीं जो चीज़ आपको चाहिए, तब तक आपको वो चीज़ मिलना काफ़ी मुश्किल है। द सीक्रेट बुक का भी फर्स्ट स्टेप यही है, आस्क, जिसके बाद आता है बिलीव, जहां आपको ये बिलीव करना होगा कि जो चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उसके लिए आप डिजर्विंग हो, वो चीज़ आप डिजर्व करते हो और वो पक्का आपको मिलेगी। देखो, यहाँ पे याद रखो, ये जो वर्ड डिजर्व है ना, उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डिजर्व मतलब जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो ना, फील कर रहे हो, उसके लिए आप मेहनत भी करो, तभी आप उसके लिए डिजर्विंग बन पाओगे। आपको अपने ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि आप उसे पा सकते हो। और अगर आप इसके पीछे काम करोगे तभी इसके पीछे का जो साइंस है वो भी काम करेगा। बिकॉज देखो, जब आप आस्क करते हो तब आप अपने अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप कर रहे होते हो, यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हो। और जो आपके अंदर की बेचैनी होती है ना, वो जब बढ़ने लगती है
और आपको ये बिलीव होने लगता है कि आप वो चीज़ कर पाओगे, तभी आप अलग अलग एक्शन लेने लगते हो, अलग अलग चीज़ें करने लगते हो, जिसके बाद फिर आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपसे वो सारे एक्शंस और काम करवाने लगता है जिस पे फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक द मिरेकल्स ऑफ द माइंड और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस बुक में भी ऑथर बोलते हैं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मिट्टी की तरह होता है, जिसके अंदर जो आपके थॉट्स होते हैं वो बीज की तरह होती है। मतलब जैसा आप थॉट डालोगे, जैसे आप सीड डालोगे, वैसे ही सॉइल नर्चर करके उसका प्लांट आपको उगा के देगा, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बिकॉज तभी जाके फिर आपका कॉन्शियस माइंड उन थॉट्स के ऊपर एक्ट कर पाएगा। बट आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर बात कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की आती है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार खुद को बोलते हो कि मुझे बुक रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बुक्स की बातें सीखना मुझे नहीं पसंद आता है, तो आप कितना भी अपने आप को फोर्स कर लो कॉन्शियसली, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे एटलीस्ट लॉन्ग रन में। जबकि अगर आप जब डिजायर रखते हो कोई स्ट्रॉन्ग, फिर उसके ऊपर बिलीव करते हो, उससे रिलेटेड एक्शंस लेने लगते हो, तो आपको खुद के ऊपर बिलीव आने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप और एक्शन ले पाते हो। आपकी नज़र बस उन जगह पे जाती है जो आपको गोल्स पूरे करने में आपकी हेल्प करती है, जो आपको फोकस्ड रखता है इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में। और यही सारी चीज़ें आप बोल सकते हो पीछे का थोड़ा बहुत साइंस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अलग अलग अपनी लाइफ के फील्ड में कैसे यूज कर सकते हो, चलो देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में। 16वीं सेंचुरी के अल्केमिस्ट थे जिनका नाम है पैरासेल्सस। वो बोलते हैं कि whether the object of your faith is true or false, you will nevertheless obtain the same effect। यानी आपका जो फेथ है वो चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, अगर आप स्ट्रांगली किसी भी चीज पे बिलीव करोगे तो फिर आपको उसके हिसाब से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक दोस्त जो हमेशा ये कंप्लेंट करते थे कि उन्हें हमेशा हेडेक रहता है, उनको जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑथर ने समझाया तब उन्होंने अपना हेडेक खत्म करने के लिए इसका यूज करा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करा। उनको पता था अगर वो ये बोलेंगे कि मुझे सरदर्द नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हाँ सरदर्द तो उनको होता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए वो अपने आप को ये बोलने लग गए धीरे धीरे, मेरा जो हेडेक है ना वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिसके बाद जैसे ही उनका हेडेक थोड़ा कम होता वो और इस चीज़ को रिपीट करते, जैसे फिर एट द एंड क्या होता कि धीरे धीरे सच में उनका हेडेक कम होने लगता ना। इस चीज़ को आप प्लेसिबो इफेक्ट भी बोल सकते हो, जहाँ हमारा ब्रेन कई बार क्या करता है कि फेक चीज़ को भी रियल मान लेता है और उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक रिसर्च भी करी गई थी जिसमें डॉक्टर ने अपने पेशेंट्स को क्या किया कि जब भी उनको हेडेक होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, तब वो उनको एक मेडिसिन देते थे और बोलते थे कि इसे सुबह में खा लेना। जिसके बाद जब भी वो इंसान वो मेडिसिन खाता था उसका हेडेक खत्म हो जाता था। बट आपको पता है सच तो ये था कि जो दवा वो उनको देते थे वो एकदम ही झूठी दवा थी, वो तो सिर्फ एक ग्लूकोज की गोली थी। बट क्योंकि वो जो पेशेंट था वो डॉक्टर पे बिलीव करता था, उस दवा पे बिलीव करता था, इसलिए कहीं ना कहीं उसका हेडेक भी फिर सही हो जाता था। इसलिए ऑथर बोलते हैं ना कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही हीलिंग का प्रिंसिपल है जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और हीलिंग सिर्फ एक प्रोसेस है, वो एक फेथ का जरिया है। जब आप अपना फेथ स्ट्रांग कर लोगे ना तब आप बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो। बस आपका सबकॉन्शियस उस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए आपने भी देखा होगा कई बार जो गांव के लोग होते हैं या अलग अलग जगह के लोग होते हैं, वो लोग की जो नुस्खे होते हैं वो लोग कई अलग अलग चीज़ें करते हैं जिसके बारे में शायद आप सोचोगे तो आपको एकदम अजीब लगेगा, लेकिन कई बार वो नुस्खे काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान उसको यूज़ कर रहा होता है उसे वो बिलीव होता है कि हाँ ये चीज़ काम करेगी, जिसकी वजह से फिर उनकी हेल्थ भी सही हो पाती है कई बार। अगेन प्लेसिबो इफेक्ट आप इसको बोल सकते हो, बट ये प्लेसिबो इफेक्ट भी याद रखो फेथ पे डिपेंडेंट है जो आपको यूज़ करने आना चाहिए। अब सेकंड चीज़ जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं वो है एडिक्शंस खत्म करने में। हम सब लोग, आप, मैं, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड है, ये बात एकदम सच है। तो अब उस एडिक्शन को खत्म कैसे करें? देखो जब भी किसी चीज़ का एडिक्शन होता है ना तो हमारा ब्रेन है ना ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, हमारा जो कंट्रोल है वही खत्म हो जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि वो कंट्रोल वापस से आपके हाथ में आ सके तो उसके लिए आप ये 3 स्टेप्स का इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है प्रॉब्लम को एकदम अच्छे से समझना कि वो एग्जैक्टली क्यों हो रही है। सेकंड है ऐसे सोल्यूशन पर फोकस करना जिसपे आपका सबकॉन्शियस माइंड आसानी से बिलीव कर पाए, और फिर अपने आप को ऐसा फील कराओ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मर्फी का कहना है कि ये 3 स्टेप्स आपको किसी भी एडिक्शन से फ्री कर सकते हैं। एक एंशिएंट प्रोवर्ब भी है जो बोलता है कि एज अ मैन इमेजिन्स एंड फील्स सो इज ही, यानी जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आपको शायद सिगरेट पीने की बहुत आदत है, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में सोचने जाओगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि कोई तो शायद आपके 1-2 दोस्त है जिनके साथ जब भी आप मिलते हो तब आप उनके साथ जाके सिगरेट पीते हो। तो जब आप डिटेल में ऐसा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को ट्रेन करो कि जब भी मैं उनको मिलूंगा ना तो मैं यहाँ जाने के बजाय कहीं और जा सकता हूँ, मैं वो गलत काम करने के बजाय कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो गलत काम मेरी हेल्थ पे इफेक्ट दे रहा है या फिर वो बुरी चीजें कर रहा है जो मुझे अच्छा फील नहीं कराती है जिंदगी में। जब आप ऐसा बार बार बिलीव करने लगोगे, अपने दिमाग को ये चीज बोलने लगोगे और फिर वो बात आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, फिर प्रॉब्लम समझने के बाद सेकंड आपको क्या करना है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बिलीव कराना है कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार हमें लगता है ना कि नहीं हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो वैसे टाइम पर अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं छोड़ दूंगा तो हाँ शायद आप उस चीज़ को बिलीव ना कर पाओ, तो उससे हट के आप है ना कुछ दूसरा गोल रख सकते हो कि हाँ मैं इस बार सिगरेट तो पीने जाऊंगा लेकिन इस बार मैं कॉन्शियस होकर सिगरेट पीऊंगा।
इनफैक्ट ये चीज़ देखी भी गई है, कई लोग जब कॉन्शियस होकर सिगरेट पीते हैं ना, बिना अपना दिमाग यहाँ वहाँ लगाए, सिर्फ फोकस करते हैं सिगरेट पे और उसके धुएं को अंदर लेते हैं ना, तभी उनको रियलाइज होने लगता है कि वो कितनी गंदी चीज़ को अपने अंदर ले रहे हैं ना। ये चीज़ काफ़ी बिलीवेबल है। जब आप भी अगर ये चीज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आने लगेगा कि आप कितना खराब धुआं अपने अंदर डाल रहे हो, अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हो, और ये चीज़ काफ़ी बिलीवेबल हो पाएगी। इंस्टेड ऑफ ये बोलने के कि मैं छोड़ने वाला हूँ, ये सिर्फ चीज़ करना स्टार्ट कर दो कि आप उस सिगरेट को फील कर रहे हो और कॉन्शियसली उस चीज़ को कर रहे हो, और फिर आप अपने आप को ये भी बिलीव कराओ कि हाँ मैंने इस चीज़ को फील कर लिया और अब मैं उसको छोड़ दूंगा एकदम। ऐसा करने से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप उस एडिक्शन को खत्म कर दोगे। थर्ड बात करते हैं वेल्थ से रिलेटेड। 1990 में एक फेमस अमेरिकन एक्टर जिनका नाम जिम कैरी है, आपको शायद पता होगा, वो अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाएंगे जब तक वो अपने नेगेटिव माइंडसेट को खत्म नहीं कर देते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक चेकबुक निकाली, $10 मिलियन का एक चेक बनाया और उस चेकबुक पर उन्होंने लिखा कि वो चेक उनको मिल रहा है $10 मिलियन के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए, और उस पर डेट डाल दी 5 साल बाद की। जिसके बाद 5 साल तक उन्होंने उस चेक को संभाल के रखा, उसे देखते थे और उससे याद करते थे कि उनका गोल क्या है, और जिसके पीछे फिर वो काम भी करते थे। और ये करने के बाद क्या हुआ पता है आपको, 4 साल बाद ही 1994 में उनके फादर की जब डेथ हुई, उसी साल उनकी एक मूवी भी रिलीज हुई जो थी डम एंड डबर नाम की, जो बहुत बड़ी सक्सेस हुई। और गेस व्हाट, उसके लिए ही उन्हें $10 मिलियन मिले। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज आप भी अपने लिए कर सकते हो वेल्थ से रिलेटेड। ऑथर बोलते थे वो पैसों को लेकर ना यूजुअली 2 वजह से लोग अपनी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाते हैं। पहला, या तो वो पैसे के बारे में हमेशा लगातार खराब सोचते हैं कि पैसा बुरा होता है, वो लोगों को ईविल बना देता है, उससे बहुत परेशानियां होती है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसी बातें फिट होती है जिसकी वजह से वो लोग पैसा अचीव नहीं कर पाते हैं। या फिर सेकंड रीजन ये होता है कि वो लोग कभी अपने आप को सबकॉन्शियसली कन्विंस ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ वो सच में इतने पैसे कमा सकते हैं। कई बार वो लोग हाँ जोश में आके, मोटिवेशन में आके बोलते तो हैं कि मैं मिलियनर बनूंगा, बिलियनर बनूंगा, लेकिन उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई सॉलिड एक्शनेबल स्टेप्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये वो लोग बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं और फिर वो लोग कुछ अचीव भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए बेटर ये है ना कि वो लोग ये बोलने के बजाय कि मैं मिलियनर बिलियनर बनूंगा, आपको ऐसा बोलना चाहिए अपने आप को कि मैं अपने आप को भी फाइनेंशियली ग्रो करूंगा, मैं जो भी लेवल पर राइट ना हूँ उससे नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। और उसके बारे में जब आप सोचोगे, बिलीव करोगे और एक्शन लोगे तो चांसेस है कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट आती है बात रिलेशनशिप्स की। मान लो कि आप एक रिलेशनशिप में हो जिसमें आपका पार्टनर जो है ना वो एक ड्रग एडिक्ट है ना। ऐसा होने के बाद अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हो कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल बनेगी, तो ऐसा करने से फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको बेनिफिट दे सकता है, वो किसी और को चेंज नहीं कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर एक पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है और दूसरा साथ रहना चाहता है, तो वो दोनों साथ रहकर भी अलग अलग ही होंगे और वो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कितना भी आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोचो। इसलिए रिलेशनशिप्स में एंटर होने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहिए आपका सही पार्टनर ढूंढने के लिए। ऑथर ने इसके लिए भी एक टेक्निक बताई है कि आप रात को आराम से बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि आपको किस तरीके की लड़की या लड़का चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, वो बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। जब ऐसे बिलीव आपके माइंड में एस्टैब्लिश हो जाएंगे ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन लोगों को आपसे दूर करने लग जाएगा जिनके अंदर आपको ये सारी क्वालिटीज नहीं दिखती है, और फिर आप गलत रिलेशनशिप में एंटर ही नहीं होंगे, जो एट द एंड फिर आपको आपकी डिजायर्ड लव लाइफ देगा। नेक्स्ट चीज जिसके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो वो है फियर के लिए। देखो, एमरसन कहते हैं कि डू द थिंग्स दैट फियर यू एंड डेथ ऑफ दैट फियर इज देन सर्टन। मतलब उस काम को और करो जिससे आपको डर लगता है, तभी आप उस डर को खत्म कर सकते हो ना। ये चीज काफी सच है, पर ऑथर ये भी कहते हैं ना कि अपने डर को खत्म करने के लिए आपको उस काम को रियल में भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस इमेजिन करोगे कि वो सभी काम आप कर रहे हो, तो भी आपको इससे पॉजिटिव बेनिफिट्स देखने मिलेंगे। मर्फी एक फेमस सिंगर का एग्जांपल बताते हैं। उन्होंने सिंगर का नाम तो हमारे साथ शेयर नहीं करा है, जिस चीज की हम रिस्पेक्ट करते हैं। वो बताते हैं ना कि वो जो सिंगर है स्टेज पे जाने से पहले बहुत डरती थी। तब ऑथर ने उन्हें एक टेक्निक को फॉलो करने बोला, जहां वो दिन में 3 बार एक शांत कमरे में जाकर इस लाइन्स को बार बार अपने आप को बोलती थी कि आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइस्ड, सेरीन, कॉन्फिडेंट एंड वेरी काम। ना ये चीज बोलते हुए वो इमेजिन करती थी कि वो लोगों के सामने परफॉर्म कर रही है और डरने के बजाय वो उस चीज को बहुत एंजॉय कर रही है। ना ये चीज को बस 1 हफ्ते रेगुलरली करने के बाद उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिले। जब वो एक ऑडिशन पे गई तो उन्होंने ऑडिशन को बहुत अच्छे से क्रैक किया, जिसके बाद डाउन द लाइन वो एक बहुत फेमस सिंगर भी बनी। ना देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इसमें बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। मेरा पर्सनली मानना यही है कि अगर हम पॉजिटिवली चीज़ें सोचते हैं और उससे रिलेटेड एक्शंस लेते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी हेल्प करती ही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ यूज़ करना इतना हार्म नहीं है।
अगेन लेकिन आपको ये चीज़ ऐसा एक्सट्रीम में नहीं करना चाहिए कि सिर्फ आप घर में बैठे रहो और सिर्फ सोचते जा रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ें, डे ड्रीमिंग कर रहे हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वो चीज़ गलत हो जाएगी, वैसा मत करो। सो अगर आपको लॉ ऑफ इंट्रैक्शन में इंटरेस्ट है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना इस वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियो बताऊँ तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, शेयर कर देना इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जज कर सके देख के वीडियो। और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, बुक की नॉलेज फ्री में लेते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हर संडे आपके लिए ऐसी बुक की समरीज लेके आता रहूंगा फ्री में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।